नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रूबी और आप देख रहे हैं युवा संदेश। क्या संभव है एक देश एक चुनाव? देश को कितना फायदा, कितना नुकसान? जानिए हर सवाल का जवाब इस वीडियो में। केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले मास्टर स्ट्रोक खेल दिया है। केंद्र सरकार एक देश एक चुनाव को लेकर आगे बढ़ चुकी है। 18 से 22 सितंबर तक संसद का विशेष सत्र बुलाया गया है। सूत्रों का यह कहना है कि इसमें एक देश एक चुनाव को लेकर बिल लाया जा सकता है। वहीं सरकार ने इसे लेकर एक कमेटी का भी गठन किया है। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को इस कमेटी का अध्यक्ष बनाया गया है। आपको बता दें कि 2018 में पहली बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक देश एक चुनाव को लेकर बातें सामने रखी थी। इसे लेकर कई सवाल सामने आए हैं कि आखिर सरकार इसे लेकर क्यों आगे बढ़ रही है। एक देश एक चुनाव की आखिर क्या जरूरत पड़ी? इन सभी सवालों का जवाब समझते हैं विस्तार से। आखिर एक साथ चुनाव की क्यों जरूरत पड़ी? एक देश एक चुनाव को लेकर केंद्र सरकार की ओर से पिछले काफी समय से प्रयास किया जा रहा है। इसके पीछे एक वजह भी है। दरअसल किसी भी जिले में सामान्य तौर पर 4 बार आचार संहिता लगती है। लोकसभा चुनाव, विधानसभा चुनाव, नगर निगम चुनाव और पंचायत चुनाव के समय आचार संहिता लगती है। जब आचार संहिता लगती है तो इसका सीधा असर विकास योजनाओं पर पड़ता है। देश में लगातार चुनाव की स्थिति रहने से सरकार को नीतिगत और प्रशासनिक फैसले लेने में काफी परेशानी का सामना पड़ता है। कई जरूरी काम इससे प्रभावित रहते हैं। अब क्या कहता है कानून? केंद्र और राज्य सरकारों में चुनाव को लेकर संविधान में इसके कार्यकाल से लेकर अन्य बातों का वर्णन किया गया है। अगर सरकार को इस दिशा में आगे बढ़ना है तो संसद में इसके लिए संविधान संशोधन बिल लाना होगा। इसकी मंजूरी के बाद ही इस दिशा में आगे बढ़ा जा सकता है। बता दें कि यह पहली बार नहीं है जब यह मामला सामने आया है। 1999, 2015 और 2018 में 3 बार लॉ कमीशन ने इस पर अपनी रिपोर्ट दी है। वहीं इससे पूर्व 2016 में संसदीय समिति भी अपनी अंतरिम रिपोर्ट दे चुकी है। जब 2018 में यह मामला सामने आया था तो केंद्र ने विधि आयोग को पूरा मामला सौंप दिया था। विधि आयोग की ओर से इस पर पूरा रोड मैप तैयार किया गया है। हालांकि सन 2018 में विधि आयोग ने अपनी रिपोर्ट में कहा था कि ऐसा माहौल है कि देश में विधानसभा और लोकसभा के चुनाव एक साथ कराने की जरूरत है। आयोग ने अपनी रिपोर्ट में माना था कि मौजूदा नियमों के मुताबिक एक साथ चुनाव संभव नहीं है, इसलिए संविधान में कुछ संशोधन की जरूरत है। इस रिपोर्ट में यह कहा गया है कि अगर सरकार को इसे लागू कराना है तो संविधान में कम से कम 5 संशोधन करने होंगे। क्या संभव है एक साथ चुनाव? सबसे बड़ा सवाल है कि क्या देश में एक साथ लोकसभा और राज्यसभा का चुनाव संभव है? तो इसका जवाब है हाँ। ऐसा पहले भी कई बार हो चुका है। आजादी के बाद केंद्र और राज्यों के चुनाव एक साथ हुए थे। इसके बाद केंद्र और राज्यों में सरकारों के गिनने से इनके चुनाव में अंतर आ गया है। अगर 2024 में लोकसभा चुनाव के साथ विधानसभा चुनाव होते हैं तो उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, पंजाब, गुजरात और गोवा जैसे राज्यों की सरकारें बहुत कम समय में बर्खास्त करनी होगी। इन चुनौतियों का करना होगा सामना। एक देश एक चुनाव में सरकार के सामने एक सबसे बड़ी समस्या राजनीतिक सिस्टम को लेकर भी है। दरअसल केंद्र में जहां बीजेपी और कांग्रेस जैसे 2 प्रमुख राष्ट्रीय दलों में टक्कर रहती है, वहीं राज्यों में क्षेत्रीय पार्टियों का दबदबा देखने को मिलता है। कई बार राज्यों में एक तिरंकुश विधानसभा की स्थिति सामने आ जाती है, तो ऐसे में गठबंधन की सरकार बनती है। ऐसे में अगर सरकार गिरी तो एक देश एक चुनाव का क्रम टूट जाएगा। पहले एक साथ होते थे केंद्र और राज्यों के चुनाव। एक देश एक चुनाव को लेकर आज भले ही देश में बहस जारी हो, लेकिन आजादी के बाद देश में केंद्र और राज्यों के चुनाव एक साथ ही होते थे। 1952 में जब देश में पहली बार आम चुनाव हुए थे तो उसके बाद राज्यों का चुनाव भी एक ही साथ कराया गया। इसके बाद 1957, 1965, 1967 में भी केंद्र और राज्य सरकारों के चुनाव एक ही साथ कराए गए। 1967 में उत्तर प्रदेश में चौधरी चरण सिंह की बगावत के चलते सीपी गुप्त की सरकार गिर गई और यहीं से एक साथ चुनाव का गणित खराब हो गया। इसके बाद 1968 और 1969 में भी कुछ राज्यों की सरकारें समय से पहले ही भंग हो गई। 1971 की जंग के बाद लोकसभा चुनाव भी समय से पहले करा दिए गए। इससे चुनावी गणित बिगड़ गया। 2019 के लोकसभा चुनाव में ओडिशा में एक साथ चुनाव ही हुए थे। कितना बड़ा होगा एक देश एक चुनाव? एक देश एक चुनाव के लिए चुनाव आयोग को बड़ी तैयारी करनी होगी। देश में लोकसभा की 543 सीटें हैं, सभी पर एक साथ चुनाव होते हैं। इसके अलावा सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की 4126 सीटों पर चुनाव कराने होंगे। समस्या यह है कि कई राज्यों में कुछ समय पहले ही विधानसभा गठित हुई है, कई में अगले साल चुनाव होने हैं।
तो ऐसे में कुछ विधानसभाओं का कार्यकाल समय से पहले ही खत्म करना पड़ सकता है, तो कुछ का कार्यकाल आगे बढ़ाना होगा। चुनाव आयोग के मुताबिक 2019 के लोकसभा चुनाव में कुल 91 करोड़ मतदाता थे। इस बार इनकी संख्या बढ़कर 101 करोड़ हो सकती है। इन वोटरों के लिए इंतजाम करना बड़ी चुनौती होगी। चुनाव पर कितना आता है खर्च, चुनाव चाहे केंद्र का हो या फिर विधानसभाओं का, इसका सीधा असर सरकारी खजानों पर पड़ता है। लोकसभा चुनाव में केंद्र और राज्य सरकारें खर्च का आधा आधा बांटती हैं। दूसरी तरफ विधानसभा के चुनाव के दौरान होने वाले खर्च को राज्य उठाते हैं। ऐसे में राज्यों पर दोहरी मार पड़ती है। ऐसे में केंद्र सरकार का कहना है कि केंद्र और राज्यों में एक साथ चुनाव कराए जाएं। इस पर जो भी खर्च आए उसे केंद्र और राज्य सरकार बराबर उठाएं। सरकारी खजानों के हिसाब से अच्छा कदम माना जा सकता है। दरअसल सरकारी आंकड़ों के मुताबिक केंद्र सरकार ने 2014 से 2020 तक चुनाव के लिए 5,794 करोड़ रुपए जारी किए हैं। इस दौरान देश में 2 बार लोकसभा चुनाव और अलग अलग राज्यों में 50 बार विधानसभा चुनाव हुए हैं। एक सर्वे के अनुसार 2019 के लोकसभा चुनाव में करीब 60,000 करोड़ रुपए खर्च हुए थे। इनमें से भी सरकार और चुनाव आयोग की ओर से करीब 9,000 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं। आंकड़ों के मुताबिक 1952 में चुनाव पर 10 करोड़ 45 लाख रुपए खर्च हुए थे। अगर आंकड़ों की बात करें तो उस दौरान प्रति वोटर खर्च सिर्फ 60 पैसे था, जो 1991 में बढ़कर 359 करोड़ रुपए हो गया और प्रति वोटर 7 रुपए खर्च आया। इसके बाद 2014 में यह खर्च बढ़कर 3,870 करोड़ रुपए हो गया और प्रति वोटर 46.40 रुपए खर्च आया। चुनाव में कहां-कहां होता है खर्च? चुनाव के दौरान चुनाव आयोग और केंद्र ईवीएम से लेकर वोटर लिस्ट की तैयारी, पोलिंग पार्टियों की ट्रेनिंग, पोलिंग पार्टियों के आवागमन, उनके खान पर और केंद्रीय बलों की नियुक्ति पर खर्च किया जाता है। वहीं प्रत्याशियों और राजनीतिक दलों की ओर से प्रचार पर भी भारी खर्च किया जाता है। एक सर्वे के मुताबिक किसी भी चुनाव में होने वाले कुल खर्च का 15% सरकार और चुनाव आयोग, 40% उम्मीदवार, 35% राजनीतिक दल और 5% मीडिया और 5% द्वारा खर्च किया जाता है। तो यह जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तब तक के लिए देखते रहिए युवा संदेश। धन्यवाद।